हेलो, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गए एक और आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, मनी एंड बैंकिंग करेंगे आज हम। इकोनॉमिक्स का ये हमारा 5th चैप्टर होगा। इसके बाद 6th चैप्टर भी आएगा, फिर उसके बाद हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी भी चल रही है, कॉमर्स के सारे डोमेन्स की तैयारी भी चल रही है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, तीनों की प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। रीजनिंग, क्वांट, सब कुछ है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, जो भी पढ़ने का मन करे पढ़ो, एकदम से तैयारी शुरू कर दो। सीवीटी हो या जामिया के सेपरेट एग्जाम्स हो, सबके लिए तैयारी मैं यहां पर करा रहा हूं। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरी स्पेसिफिक है, ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं होंगे, एकदम थ्योरी वाला चैप्टर है, तो फटाफट से निपटाएंगे। द सिस्टम वेयर इन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब ही होता है बार्टर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर दोनों ही इंसानों को जो चीजें चाहिए वो एक दूसरे के पास है, मतलब कोइंसिडेंस हो गया भैया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो उसके लिए मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहां होता था? ये होता था बार्टर सिस्टम में, कि भैया मेरे को अगर चावल देकर गेहूं चाहिए, तो मुझे ऐसा कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं देकर चावल लेना चाहता हो, तभी तो हमारे कोइंसिडेंस आपस में, हमारे बीच में कोइंसिडेंस होगा और हमारी चीजें एक दूसरे को हम दे पाएंगे। बट ये तो एक बड़ा मसला है ना, हमेशा ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। हो कभी कभी क्या होगा, आपको टमाटर चाहिए, पर जो टमाटर, और आपके पास देने के लिए गेहूं है, बट जो बंदा टमाटर बेच रहा है वो गेहूं के लिए नहीं बेचेगा, वो कह रहा है मैं चावल के लिए बेचूंगा, तो आप फंस जाते हैं ऐसे में। तो वो जो डबल कोइंसिडेंस है, उससे बचने के लिए आप मनी यूज करते हैं। उसका सोल्यूशन है मनी, कि भैया कुछ भी चाहिए पैसा लाओ और ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी। मनी का काम क्या है? इट इज a medium of exchange, store of value, measure of value। ऐसे क्वेश्चंस में 90% ऑफ द टाइम मैं आंसर रखता हूं ऑल ऑफ द अबव, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए, बेसिक्स आपको आइडिया लग जाए। विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट। कौन सा फंक्शन जो है अलाउ करता है कि पेमेंट को डिले किया जाए किसी फ्यूचर डेट के लिए? उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं कहते बच्चों, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी एक्ट्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। मनी एक कॉमन डिनोमिनेशन की तरह काम करती है टू एक्सप्रेस द एक्सचेंज रेशियो ऑफ गुड्स। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मनी। ये मनी के कौन से फंक्शन की वजह से वो एक एक्सचेंज रेशियो ऑफ गुड्स में कॉमन डिनोमिनेशन बन गया? कॉमन डिनोमिनेशन मतलब कोई भी गुड्स आपको लेना हो, कुछ भी आपको लेना हो, उसके लिए एक कॉमन वो रेशियो बन गया कि यार इसको देकर आप कोई भी चीज ले सकते हो। तो इससे मनी ने जो है वो किस फंक्शन को अपने दिखाया? इससे अपने स्टैंडर्ड मेजर वाले फंक्शन को दिखाया कि उसका एक स्टैंडर्ड मेजर है और उसके थ्रू आप लोग कोई भी चीज खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी सप्लाई। इनमें से क्या मनी सप्लाई का फीचर नहीं है? इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय बैंक्स। मनी सप्लाई में जो पैसा बैंक के पास होता है वो काउंटर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पेपर में आता ही आता है, चाहे जामिया का एंट्रेंस हो वहां भी देखने को मिलता है बहुत बार, और सीवीटी एंट्रेंस में तो मैं कहता हूं हर बार ही दिखता है, सबको पता होना चाहिए ये। वैसे ये M1, M2, M3, M4 चारों के फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में फटाफट से कोई बंदा लिख देगा। बाकी सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी आपका कैश होता है, जो कि M1 के। एक मिनट, इसका आंसर इन्होंने लिखना, यहां पर आंसर ही नहीं मार्क किया है, मैं कर दूं क्या? हाँ तो चलो, आपको वैसे बेसिक पता होना चाहिए कि इसका आंसर आपका रहेगा M1। सबसे पहला जो होता है ना कैश, वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ। हाई पावर्ड मनी में क्या होता है बच्चों? अच्छा, हाई पावर्ड मनी कौन सी होती है, जरा आप मुझे लिख के बताओगे M1, M2, M3, M4 में। और आपका करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक, ये आपका हाई पावर्ड मनी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अ बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग चीज है, वो बैंक कब बन जाता है, किस चीज की वजह से? जब वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी आर बैंक्स एबल टू क्रिएट इज डिटरमाइंड बाय। भाई बैंक्स कितना पैसा बना पा रहे हैं, ये किस चीज के थ्रू पता चलता है? उनका क्या देखकर? उनका इनिशियल डिपॉजिट देखकर भी ये बात का आइडिया आप लगा सकते हो। बैंक्स का
SLR देख लो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या CRR देख लो, कैश रिजर्व रेशियो, इन सभी चीजों से मेंशन होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहां पर नन ऑफ दीज करके मत चले आना, यहां पर फॉर्मूला है लेकिन छुपा के दिया हुआ है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, और LRR को कहते हैं SLR प्लस CRR, मतलब 1/SLR प्लस CRR। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है अगर सेंट्रल बैंक, तो उससे डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात हो रही है, अगर सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो गुड्स ऑफ सर्विसेज की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? वो गिर जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। अब इसके पीछे एक बहुत ही लंबा रीजन है। मैंने हमेशा बोला है बच्चों, मेरी एमसीक्यू वीडियो करने आने से पहले चैप्टर को पढ़ कर आना बहुत जरूरी है। अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होगा तो आपके ऊपर से जाएगा एमसीक्यू, तो एक वन शॉट देखकर जरूर आया करो। विद लोअरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट बाय द सेंट्रल बैंक, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक ने कम कर दिए तो जो बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द बोरोअर्स है वो जो है उसका क्या होगा? वो बढ़ जाएगी। अगर मान लो हमने सेंट्रल बैंक ने मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है यानी जो रेशियोज हैं अपने कम कर दिए, तो आपके पास ज्यादा अच्छा मौका है कि आप पैसे और बोरो कर सकते हो बैंक से। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट वही समझ पाएगा जो चैप्टर पढ़ के आएगा। Who regulates the money supply in India? मनी सप्लाई को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है बच्चों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, या कमर्शियल बैंक्स, या फिर डायरेक्ट? आरबीआई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दिस फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक, या तो पब्लिक से या पब्लिक को। सेंट्रल बैंक का वो कौन सा फंक्शन है जो बाइंग और सेलिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की? उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आप सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है ना, वो पब्लिक को देते हो या पब्लिक से लेते हो। What will be the effect of increase in repo rate of the money supply? अगर रेपो रेट बढ़ा दिया गया, ऑन द मनी सप्लाई होगा यहाँ पे, तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? रेपो रेट बच्चों, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का एक बेसिक फर्क मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये चीजें कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को। देखो होता क्या है, अगर मेरे पास, मेरे बैंक में मेरा पैसा आया, ठीक है, तो उस, एक मिनट, सॉरी, हाँ, होता क्या है, रेपो रेट में क्या होता है, जो पैसा आप आरबीआई से लेते हो, है ना, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट आप आरबीआई को पे करते हो, वो आपका रेपो रेट होता है। जो भी आप कैश रिजर्व रेशियो बनाते हो, आरबीआई से जो आप पैसा लेते हो, उस पर जो आप आरबीआई को इंटरेस्ट देते हो वो रेपो रेट होता है। एंड आरबीआई के पास जो आप अपना पैसा रखवाते हो, बैंक वाले जो बैंक आरबीआई का पैसा रखवाता है, तो उस पे आरबीआई जो इंटरेस्ट बैंक को देता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। मतलब जो हमें आरबीआई से मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट है, और जो हमें आरबीआई को देना है वो रेपो रेट है। अब इस चीज का एक बड़ा लंबा सा सर्कल सा बन के आता है जो पब्लिक के ऊपर भी पड़ता है, बड़ा सा इफेक्ट बन के आता है। तो अब बताओ, रेपो रेट के बढ़ जाने से मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? यानी ज्यादा इंटरेस्ट बैंक आरबीआई मांग ले रहा है बैंक से, मतलब पैसा ज्यादा उनके पास चला गया, तो मार्केट में मनी कम आएगी। समझ रहे हो? आरबीआई ने बैंक से रेपो रेट ज्यादा ले लिया, तो अब बैंक के पास कम बचा पैसा, तो मार्केट में कम पैसा घूमेगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। तो एक देखो, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उनको ये चीजें कम कंफ्यूजिंग लग रही होगी, जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है उन लोगों को ये चीजें ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। आपका CRR जो होता है वो क्या होता है कि अपने पूरे जो आपके पास पैसा टोटल आपके पास आया है उसका एक अमाउंट आपको आरबीआई के पास पार्क करना पड़ता है, जिसके ऊपर वो आपको रिवर्स रेपो रेट पे करती है, उसे CRR कहते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट इन द कंट्री, आरबीआई में क्रेडिट को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है? यानी उधार कम करने के लिए बाई कर सकती है सिक्योरिटीज को, सेल कर सकती है सिक्योरिटीज को, रिड्यूस कर सकती है CRR या रिड्यूस कर सकती है रेपो रेट। वो अपनी सिक्योरिटीज को बेच देगी मार्केट में ताकि क्रेडिट, उधार जो है वो कम हो जाए। विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? इनमें से क्या सेंट्रल बैंक का काम नहीं है बच्चों?
उनका काम जनरल पब्लिक से पैसा लेना नहीं है, वो बैंक से पैसा लेते हैं। आप आरबीआई में बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, सेंट्रल बैंक में बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, आप दूसरे बैंक्स में खोलोगे, उन बैंक्स का अकाउंट खुला होता है आरबीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? इनमें से क्या सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन नहीं है? पहले भी हमने वही पढ़ा, यहां भी हम वही पढ़ रहे हैं। तो एक मिनट, तो जो बैंकिंग फैसिलिटी, वही बात है ना, पब्लिक से कोई काम नहीं करता है, सेंट्रल बैंक का काम पब्लिक से लेना देना नहीं है, उनका काम है बैंक से लेना देना, गवर्नमेंट से लेना देना। तो जहां भी पब्लिक की बात होगी वहां सेंट्रल बैंक नहीं होगा। इनमें से कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 रुपए का जो सिक्का या नोट जो होता है वो इशू करने का काम बच्चे आरबीआई टिक करके चले आते हैं, पैसा जो है वो इशू करना आरबीआई का काम है, लेकिन 1 रुपए का चीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा बच्चों। ये गलत टाइप हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे आ गया, नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा, ये कॉमर्स में याद रखिएगा, मिनिस्ट्री, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए का इशू करती है। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट के अंदर आपका सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी आता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही कम 15-20 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, लगे रहना। जो लोग यहाँ पे वीडियो में इस पॉइंट तक आ गए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो। और अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, एडमिशन प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है आपसे फॉर्म गलत भर जाएगा, या आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बनवानी है हमसे, या मेरी गाइडेंस चाहिए, मुझसे मेंटोरशिप चाहिए कि मैंने कैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर किया, सीवीटी को भी और जामिया एंट्रेंस को भी, तो आप हमारी पर्सनल गाइडेंस का बैच परचेज कर सकते हो। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोई गलती करके अपना चांस गवा देना यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, इससे बहुत बेहतर है कि आप गूगल फॉर्म भरिए और हमसे पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, क्रेडिट क्रिएशन जो है, जो कमर्शियल बैंक करता है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? इन सभी चीजों के थ्रू वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मतलब उधार वगैरह का क्रिएशन करते हैं कि बैंक से कितना उधार लेना है, बैंक को कितना उधार देना है, बैंक का कितना पैसा हमारे पास रहेगा, कितना पैसा बैंक को हमें देना है। ये सब करने के लिए कुछ टूल्स वो इस्तेमाल करता है पैसा घुमाने के लिए, जैसे कि सीआरआर रेशियो बढ़ा देगा, कि ज्यादा पैसा हमारे पास रखवाओ भैया बैंक वालों। तो ऐसी ही चीजें होती हैं। तो ये सब तीनों ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से क्या कंसर्न नहीं है बैंकिंग ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ? बैंक रेट, फिस्कल डेफिसिट, क्रेडिट क्रिएशन या कैश रिजर्व रेशियो? तो जो फिस्कल डेफिसिट है उसका कुछ लेना देना बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। फिस्कल डेफिसिट हुआ कि फिस्कल इनकम हुआ, ये सब तो गवर्नमेंट देखेगी भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? इनमें से क्या एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल का? वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी। अब आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग पे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एंट्रेंसेस होते हैं ना, इसमें मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, बहुत दे देते हैं। तो जो आपका, अब यहां पे बात करते हैं चीजों की, आपका जो फंक्शन ऑफ मनी है, हम स्टार्टिंग से मैच करते चलेंगे। उसका काम क्या है? लिक्विडिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू। वो वैल्यू को एक कर देता है। तो ए का तो 3 होगा। अब 3 ऑप्शन है जिनमें ए का 3 है, बी में भी, सी में भी, डी में भी। अब देखो, इन सब में जो बी, सी और डी जो ऑप्शन है आपके, इन सब में जो ऑप्शन डी के आंसर है सब में अलग है। यानी बी में देखो डी का 2 है, सी में डी का 4 है, डी में डी का 1 है। अगर हम डी का आंसर ढूंढ लें, हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। टोटल क्वालिटी ऑफ मनी क्रिएटेड, टोटल क्वालिटी ऑफ मनी क्रिएटेड वाला जो है, ये मैच होगा क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। फॉर्मूला है इसका सिंपल। तो इसका आंसर डी का 2 होगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। बी क्यों? क्योंकि बी में डी का 2 है। इसलिए आपको सारे ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं बच्चों। मैच द फॉलोइंग हमेशा स्मार्ट वर्क करो। कोई भी जो आपको पक्का आता है ना, जो आपको पक्का पक्का आता है, आप उसका देखो कि क्या आंसर में ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके साथ कोई भी एक और आंसर अगर आप कर लो, आप कोई भी 2 आंसर के थ्रू एमसीक्यू पूरा कर लोगे सॉल्व। चारों ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/LRR। मैंने बताया था ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ना। 1/LRR क्या होता है बच्चों? मनी मल्टीप्लायर। यानी ए का 4 हो गया। अब देखो सारे ऑप्शन में एक ही जगह ए का 4 है, हम आगे देखेंगे ही क्यों भैया। ओके, इसका आंसर मैंने मार्क नहीं किया, ये टाइपिंग में बड़ा एरर हो रहा है यार आजकल।
ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, खत्म। देख लेना सारे वैल्यूज मैच करके। अब यहां से क्वेश्चंस जो है बच्चों थोड़े से बोरिंग शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। भाई मनी किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है भैया, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं आगे देखेंगे। अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एंड सर्कुलेटेड एट एनी पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। जितना पैसा इन पब्लिक के पास है और जितना मार्केट में घूम रहा है किसी भी समय के टाइम पे, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। तो बच्चों सिर्फ पहला ऑप्शन सही है 28th क्वेश्चन में आपका, कि भैया डेफिनेशन तो इनने एकदम एक्यूरेट दी है। एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड, द मोस्ट कॉमन जनरल एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज करेंसी। ठीक है, पहला वाला सही था, दूसरा वाला नहीं सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेंसी इंक्लूड्स डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन बैंक। करेंसी में फॉरेन बैंक के डिपॉजिट्स भी आते हैं। डिमांड डिपॉजिट इज पेएबल ऑन डिमांड बाय बैंक। अच्छा देखो, इसमें डिमांड डिपॉजिट वाला तो वैल्यू ठीक है, पहला गलत है कि करेंसी के अंदर फॉरेन बैंक के भी डिपॉजिट इंक्लूड होते हैं, तो इसमें सिर्फ सेकंड सही था। बैंक इज आपको देखो याद करते हो चल रहा है, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि भाई हमने ये तो चलो जान लिया कि पहला स्टेटमेंट गलत था, तो आपको पढ़ लेना है, ये चीज याद रखनी कि करेंसी में करेंसी में फॉरेन बैंक के डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होते, याद रखना। Bank is in financial institution which performs only one function, that is to grant loans and advances. बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि परफॉर्म करता है सिर्फ एक फंक्शन को, दैट इज टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है भैया, जो सिर्फ लोन देता है एडवांसेस देता है, एक फंक्शन है सिर्फ उसका बैंक का। अच्छा भैया, बैंक इज ओनली कमर्शियल इन नेचर। दूसरा वाला तो ठीक लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं दूसरा भी गलत है, बैंक सिर्फ कमर्शियल नहीं होता है नेचर में। ओके ओके, थोड़ा सा डाउटफुल है, बट बैंक्स आर यूजुअली कमर्शियल इन नेचर। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। इन एंशियंट टाइम पीपल डिडंट यूज मनी फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज, सही बात है। बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यस, दोनों ही चीज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ वैल्यू was the major demerit of barter system. barter system में वैल्यू की लॉस होती थी, यानी नहीं सही से वैल्यू नहीं मिल पाती थी। ये बात तो ठीक लग रही है। There was a problem of storage in barter system. काइंड ऑफ दोनों बातें सही हैं। बार्टर सिस्टम में आपके पास स्टोरेज का दिक्कत आएगा, आपको सामान स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो सामान बेचना है उसके लिए पैसा हर किसी के पास होगा, पैसा होता ही नहीं था पहले। अब हर किसी के पास वो सामान होगा जो आपको चाहिए, तभी तो वो आपसे खरीदेगा, तो आपको स्टोर करना पड़ेगा। समझ लो, बार्टर सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें थी। कोइंसिडेंस होगा तभी तो आपका सामान बिकेगा, वरना आपको उसे रखना पड़ेगा स्टोर करके। आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग इवन मोर बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्टर सिस्टम इंप्लाई करता है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी यूज ऑफ मनी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो असर्शन तो बच्चों ठीक लग रहा है। अब मनी सप्लाई का डेफिनेशन लिखा है नीचे। असर्शन और रीजनिंग में काम क्या होता है कि आपको असर्शन को एक्सप्लेन करना होता है, तो यहां पर असर्शन और रीजनिंग दोनों ही ठीक है। एक जगह बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन एकदम मनी सप्लाई का डेफिनेशन है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन कोई नहीं कर रहा है, तो रीजन सही है बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। आगे आ जाते हैं। The money supply is based on the stock concept, which means it calculates the volume of money held by the public at a given point of time. मनी सप्लाई के अंदर इस चीज की बात की जाती है कि पब्लिक के पास एक समय में कितना पैसा है। ठीक है, और इट डजंट, अभी एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, रीजन में क्या बोल रहा है कि इट डजंट इंक्लूड एनी मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट्स, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। देखो बात, एक मिनट, ये तो दोनों ही बात सही है। अच्छा, बात दोनों ही सही है, लेकिन मनी सप्लाई क्या कर रही है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि मनी सप्लाई में क्या और क्या कारण क्या है मनी सप्लाई का, ये कोई रीजन नहीं है ना। इसके अंदर क्या नहीं आता वो उसका रीजन थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है पब्लिक से। पब्लिक कहां से आ गई, सेंट्रल बैंक का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, असर्शन ही गलत है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। हाँ, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ठीक है, ये तो वो है, तो असर्शन गलत है, रीजन सही था। रीजन में भी सही है पर वो उसका रीजन नहीं है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स ओनली वन फंक्शन, ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है भैया, ओके।
बैंक इज ओनली कमर्शियल इन नेचर। देखो यहां पर बच्चों सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सॉरी दोनों ही गलत है। सिर्फ कमर्शियल इन नेचर भी नहीं होता है, और वो सिर्फ लोन देगा ये काम थोड़ी है, पैसा लोगों का डिपॉजिट लेता भी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, बस टिके रहना। द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस विद द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन नेचर। डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है अगर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम हो जाए। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है पब्लिक लोन। अरे लोन पब्लिक को नहीं देता, रिजर्व बैंक का काम ही नहीं है पब्लिक के साथ कुछ, वो बैंक के साथ काम करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बच्चों ये आपको पूरा पढ़ना है, आपके पास 10 या 20 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में इसको पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट से, और आ जाएंगे हम क्वेश्चन पे। हम बढ़ रहे हैं आगे, आप इसको पढ़िए। रिजर्व, अब देखो उसको नहीं भी पढ़ा होता तब भी आंसर आपको आना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था बच्चों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा 1935 में एस्टैब्लिश हो गया था। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर छोटा सा ही है, पूरे 50 क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल हो गया था, सिर्फ 39 क्वेश्चन है इसमें। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कस्टोडियन कौन है, सबका ध्यान कौन रखता है। मैंने बोला था ना आरबीआई का काम पब्लिक से नहीं है, लेकिन सब बैंकों को संभालना उसी का काम है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया चैप्टर। अगला जो आपका वीडियो है वो गवर्नमेंट बजट ऑन द इकोनॉमी पे आएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ही जाना। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो, और अगर एडमिशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए, हमसे चाहते हो आपके फॉर्म भरवाएं, आपको गाइड करें, स्टेप बाय स्टेप सब बताएं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन सब कुछ करें, तो हमारा पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग बैच है, जामिया वालों के लिए अलग बैच है, दोनों ही बैचेस अगर आप साथ में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही कमाल का हाइब्रिड बैच है, जिसमें आपको ऑफर मिलेगा कि रेट बहुत ही कम कर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे कमेंट बॉक्स में पिन है। चलिए मिलते हैं आने वाली आपसे और वीडियोस में, और आपको आगे भी पीछे शोर बहुत हो रहा है बच्चों, थोड़ा इग्नोर करना। चलिए मिलते हैं, वीडियो आज खत्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, कमिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।